नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे संसद में जो टकराव हमें देखने मिल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। एक तरफ विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंशियल मोशन पेश किया गया है, मतलब उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए एक तरह से ये मोशन लाया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से। और ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, इस बीच में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वापस अपना जो पुराना आरोप है नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, उसको वो वापस कहीं न कहीं ले आए हैं। तो इस टकराव को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिलिंद, आपको भी और आपके सभी ये दर्शकों तो को। राजदीप, मुझे याद है कि आप समय-समय पर ये कहते रहे हैं और मतलब 2024 से ही कहते रहे हैं कि मतलब संसद में काम नहीं हो पाएगा या टकराव बढ़ता रहेगा जब से कांग्रेस को 100 सीटें के करीब आ गई थी। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने इस हफ्ते भाषण दे दिया है संसद में, तो चुनाव तो वो हार रहे थे लगातार, नैरेटिव की भी जो लड़ाई थी उसमें वो पीछे हट रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि इस सेशन से वापस जो नैरेटिव की लड़ाई है, कम से कम जो मुद्दा या एजेंडा सेट करने की, उसमें वापस राहुल गांधी कामयाब हो गए हैं या अभी भी नरेंद्र मोदी उस पर भारी पड़ रहे हैं? देखिए मिलिंद, राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं संसद में, जैसे इंडो यूएस ट्रेड डील का मुद्दा उठाया है, या एप्स्टीन फाइल्स को पहली बार एक तरह से पब्लिक डोमेन में लाया है। ये अपने आप में कोई भी विपक्षी पार्टी ने करना चाहिए। राहुल गांधी ने वही किया है जो कोई विपक्ष पार्टी करेगी। जब संसद में आप आते हैं सेशन में, आप सरकार को कटघरे में रखने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आप ये सब करते हैं, फिर वो नरावने की किताब लीजिए या इंडो यूएस ट्रेड डील लीजिए या एप्स्टीन फाइल। प्रॉब्लम क्या होती है, आप ये सब संसद में करते हैं, लेकिन संसद के बाहर एक बार सेशन खत्म होता है, क्या आप उन्हीं मुद्दों को जनता के सामने लेकर जाते हैं या नहीं? या फिर कोई और मुद्दा उठता है, या आप उस तरह से फोकस नहीं रहते? ये राहुल गांधी की दुविधा रही है। राहुल गांधी को हमें मानना पड़ेगा, एक ऐसे नेता हैं, वो वो इनकन्वीनियंट क्वेश्चन, वो सवाल जो कोई और नहीं उठाना चाहता है, कोई टच नहीं करना चाहता था एप्स्टीन फाइल्स को, राहुल गांधी ने वो मुद्दा उठाया। और उसकी वजह से कम देश में अब कुछ ना कुछ ये मुद्दा जो है, उस पर सवाल तो उठ रहे हैं। अनिल अंबानी पर उठ रहे हैं, हरदीप पुरी पर उठ रहे हैं। नहीं तो ऐसा था जैसे मीडिया में एक पूरा सन्नाटा था। राहुल गांधी ने वो सन्नाटा तोड़ा है और मैं समझता हूं ये उनकी कामयाबी है। दूसरी तरफ, अगर वाकई आपको इन मुद्दों को जनता के बीच में लाना है, खास करके इंडो यूएस ट्रेड डील, तो सवाल उठेंगे कि क्या आप पूरी तरह से तैयारी करके इन मुद्दों को संसद के बाहर भी उतने जोश से उठाएंगे, एक कैंपेन करेंगे, या भूल जाएंगे या किसी और मुद्दे पर चले जाएंगे? ये नैरेटिव वॉर जो है, वो कोई T20 मैच नहीं हो सकता। नैरेटिव वॉर आपको लगातार मुद्दों को उठाकर, जब आप उठा सकते हैं तब आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी विकसित भारत की जो उनके नैरेटिव है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी तरह से उस मुद्दे को वो आगे करते हैं। नैरेटिव वॉर जीतने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। बार बार आपको वो मुद्दा या वो उस मुद्दे को उठाना पड़ता है। राहुल गांधी को कुछ हद तक संविधान का जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, उसमें कुछ हद तक उनको यश मिला था, क्योंकि लगातार वो मुद्दा उठा रहे थे। अब सवाल उठता है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, ट्रेड डील या एप्स्टीन फाइल या नरवणे की किताब को लेकर क्या किस तरह का माहौल बनाएंगे? पार्लियामेंट में तो आपने बनाया, पार्लियामेंट के बाहर क्या आप बना पाएंगे? इस पर सवाल अभी भी ये तो रहे। राजीव, इस पर भी आपसे पहले बात हो चुकी है कि अब राहुल गांधी ट्रेड डील के बहाने वापस वही आरोप लगा रहे हैं कि भारत को बेच दिया प्रधानमंत्री ने या नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। वो इसका हवाला दे रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के जरिए अमेरिका ने गला पकड़ लिया है भारत का और भारत को मजबूर कर दिया है। तो आपको लगता है, क्योंकि ये पहले भी प्रयास हुआ है राहुल गांधी की तरफ से कि ये चिपकाने की कि भाई नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और ये आरोप कहीं चिपका नहीं है, दोबारा राहुल गांधी वही कोशिश कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए स्लोगन से, केवल एक नारा लगाने से कि राव नरेंद्र मोदी सरेंडर कर रहे हैं, जनता इस पर विश्वास नहीं करेंगी जब तक जनता को वाकई आप कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ, हमारे देश के हित में नहीं है इंडो यूएस ट्रेड डील। मैंने कई लोगों से, विशेषज्ञों से बात की है, इस ट्रेड डील में कई अच्छाइयां भी है हमारे देश के लिए। आज की तारीख में जब दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी है कि कल क्या हो किसे मालूम नहीं, आप ट्रेड डील कर रहे हैं, मुझे लगता है, कई लोगों को लगता है एक अच्छी बात है। तो केवल ये नारे से कहना कि आप सरेंडर कर गए हैं, ये जो शब्द वाली है कि उससे आप लोगों का मन मन पर आप लोगों के मन पर उतना असर नहीं कर पा सकते। राहुल गांधी इज प्लेइंग द पॉलिटिक्स, ट्राइंग टू प्ले, कि परसेप्शन बनाना है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है, किस तरह से गलत हुआ है, क्या वाकई किसानों के हित में है या नहीं, बारीकियों से आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, इस समय केवल एक इंटरिम अग्रीमेंट फॉर अ फ्रेमवर्क, अभी तक तो डील भी नहीं हुई है, डील भी पूरी तरह से नहीं हुई है, और हम उसको इस तरह से कह रहे हैं जैसे मोदी जी ने तो साइन करके पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। तो वो मुझे नहीं लगता इस समय लोगों को कन्विंस होगा कि मोदी जी ने सरेंडर किया है। हाँ, जब और फैक्ट्स आएंगे, तत्व आएंगे, कोई ठोस सबूत के साथ आप जाकर ये दिखा पाओगे कि कोई कनेक्शन है मोदी जी, अडानी जी, अनिल अंबानी, इन सब के बीच, तो बात अलग होती है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल से राहुल गांधी कह रहे हैं अडानी अंबानी की सरकार। आपको कहीं ना कहीं ये लोगों को कन्विंस करने में अभी तक आप नहीं कर पाए। इसमें देखिए और एक बात, मीडिया का रोल। मिलिंद, ये मानना पड़ेगा कि जब तक राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एप्स्टीन फाइल का मुद्दा नहीं उठाया, मीडिया में भी सन्नाटा क्यों था इतना? मीडिया वाले जी। इस पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे थे? मैंने तो एक ट्वीट किया था, समझ लीजिए कि राहुल गांधी एप्स्टीन से मिल रहे थे, तो कितना क्या माहौल बनता, या कोई कांग्रेसी नेता या कोई विपक्ष का नेता एप्स्टीन के साथ लगातार ईमेल एक्सचेंज कर रहा है, बीजेपी तो उस नेता की खाल उड़ा देती। लेकिन यहां क्या होता है, मीडिया मीडिया इस पर बात नहीं करती थी। तो ये देखिए, राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चैलेंज भी है, या विपक्ष के सामने, कि जब मीडिया पूरी तरह से इन बातों को उठाने के लिए तैयार नहीं होती है, तो आप कितना कर पाएंगे नेता होने के लिए? इसीलिए तो राहुल गांधी ये सब पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं, क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर आप जाते हो तो सब चैनल आपकी स्पीच लाइव कट करते हैं। एक आध चैनल है, जैसे आपने एक चैनल पर किसी उद्योगपति का नाम ले लिया, वो चैनल उसे तुरंत कट करता है, वो तो बात अलग है, वो तो हम सब जानते हैं क्या हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया भी इन मुद्दों को उठाएगा, क्या मीडिया भी इंडो यूएस ट्रेड डील को गंभीरता से लेगा? उनके कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ शायद हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज किया, नेगोशिएशन में होता है, लेकिन हमें मीडिया को भी एक जिम्मेदारी से ये निभाना पड़ेगा। एप्स्टीन फाइल को बारीकी से देखना पड़ेगा। नरावणे के किताब में भी कुछ चीजें जो नरावणे ने कही है, वो सरकार के पक्ष में है, कुछ उनको सरकार को अच्छा नहीं लगा है। लेकिन क्या मीडिया इन सब चीजों पर एनालिसिस करने के लिए तैयार है? नेता तो स्लोगन पर ही रहेंगे, स्लोगन से कुछ बात नहीं बनने वाली कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है। आपको ठोस सबूत लेकर जनता के बीच जाना पड़ेगा, और मीडिया को भी देखना पड़ेगा इस नारे के पीछे कोई हकीकत है, या ये केवल एक पॉलिटिकल नारा है। नहीं तो राजीव, ये जो बातचीत शुरू हुई थी, ये जो गतिरोध या जो टकराव शुरू हुआ, जबकि राहुल गांधी को, जिसका आपने जिक्र किया अभी, जनरल नरवणे की किताब का जो अंश है वो पढ़ने से रोका गया, तो वहीं से बात शुरू हुई और फिर बात विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया, इसलिए स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक बात पहुंच गई है। लेकिन ये तो ठीक नहीं हुआ कि राहुल गांधी को बोलने से रोका गया नरवणे की किताब पर। सिर्फ नियम का हवाला देखिए, बाकी तो वो पब्लिक डोमेन में है किताब, सब उस पर बात कर रहे हैं। देखिए, क्या है इसमें, एक बात साफ है, आज की तारीख में विपक्ष और सरकार के बीच में एक दूसरे को वो प्रतिद्वंदी नहीं मानते, दुश्मन मानते हैं। दुश्मनी की वजह से नफरत फैल गया है, नफरत की वजह से टकराव बढ़ गया है, ये हकीकत है। उस बीच में स्पीकर जो है, अगर पक्षपात करे कि निशिकांत दुबे जो भी कहें उसे बोलने दीजिए, और राहुल गांधी को आप तुरंत टोकेंगे, तो इससे जो जो दुश्मनी है, जो नफरत एक दूसरे के खिलाफ है, वो और बढ़ जाती है।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी आमने सामने एक कमरे में बैठने के लिए तैयार नहीं है। स्पीकर वहां बैठ सकते हैं, ये सभी चीजें सुलझाई जा सकती है, लेकिन कोई 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 कोशिश ही नहीं होती कि दोनों के बीच में कोई मशवरा हो। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट नहीं करते, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को नहीं रिस्पेक्ट करते, ये हकीकत है। और स्पीकर जो है, स्पीकर ने का दायित्व है कि वो कम से कम कोशिश तो करे, सबको साथ लेकर चले। देखिए, जहां तक नरवणे जी की किताब है, मुझे लगता है पहले दिन राहुल गांधी ने ये बात शुरुआत में उठाई, उनका हक है, वो उठा लेते, वो ऑथेंटिकेट कर देते, मैगजीन में आया है। मैं ये बात नहीं मानता कुछ पब्लिश, ये तो किताबें प्री ऑर्डर के लिए तैयार थी। नरवणे जी ने खुद ट्वीट किया था कि मेरी किताब पढ़िए। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन अगर राहुल गांधी इंडो यूएस ट्रेड डील, जैसे उन्होंने बजट में बात की, अगर उस पर करते तो ये मामला शायद सुलझ सकता था। लेकिन हर सेशन में ये हो रहा है। हर सेशन में जब भी कोई प्रॉब्लम क्या है, जब विपक्ष कोई ऐसे सवाल उठाता है जो सरकार को नापसंद हो, फिर वो राफेल हो, कोविड हो, चीन का जो चीन के साथ संबंध का हो, तो तुरंत उस पर डिस्कशन नहीं होती। तो विपक्ष को लगता है कि ये जो सदन चल रहा है वो केवल सरकार जो चाहती है वही उसी पर बहस हो, इसलिए बजट में भी आपको बाकी मुद्दे उठाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको मालूम है कि बाकी तो आपको मौका नहीं मिलने वाला, स्पीकर आपको मौका नहीं देंगे। स्पीकर पूरी तरह से पक्षपात कर रहे हैं। स्पीकर, मुझे लगता है स्पीकर को भी पता है कि अगर वो भी इस पूरे माहौल में फंस गए हैं, जिसमें विपक्ष और सरकार के बीच में अविश्वास, जो एक तरह से जब विपक्ष ने स्पीकर के नाम पर अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया है, स्पीकर को भी लगता होगा कि इस पूरे माहौल में आई कैनॉट बी अ न्यूट्रल अंपायर। न्यूट्रल अंपायर तभी हो सकता है जब दोनों साइड एक दूसरे के साथ खेलने के लिए तैयार हैं, एक स्पिरिट ऑफ द गेम में या स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट में। आज कोई स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं रह गया मिलिंद। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर हर चीज हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, निशिकांत दुबे, अब निशिकांत दुबे वहां पार्लियामेंट में आते हैं, उनका एक ही मकसद था, गांधी नेहरू फैमिली को नीचा दिखाएं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ भी कहे, इंदिरा गांधी के बारे में कुछ भी कहे, वहां जो चेयर में बैठा है उन्हें टोकता नहीं है। राहुल गांधी कुछ कह देते हैं, तुरंत उसे टोका जाता है। ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है कि निशिकांत दुबे कुछ भी कह सकते हैं पार्लियामेंट में और कोई उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये ओम बिरला को सोचना चाहिए, ही इज नो लॉन्गर ओनली अ बीजेपी एमपी फ्रॉम कोटा, ही स्पीकर ऑफ लोकसभा। मावलनकर जैसे ग्रेट लोग इस स्पीकर के कुर्सी पर बैठे हैं। तो राजीव, आपने चूंकि जिक्र किया निशिकांत दुबे का, तो वो एक प्रस्ताव लेकर आए हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये दबाव बनाने के लिए किया गया या बीजेपी इसमें सीरियस है? क्योंकि आपने स्पीकर पर लाया, तो दूसरी तरफ से ये आ गया कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कीजिए। तो ये दबाव की राजनीति है राहुल गांधी पर कि भाई ये आप स्पीकर पर जा रहे हैं तो हम आपके खिलाफ ही आ रहे हैं, या सचमुच में ये चाहते हैं कि क्योंकि अगर प्रस्ताव पारित करना है तो बहुमत तो है ही सरकार के पास। सर, ये है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। लोगों को ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। राहुल गांधी ने भाषण दिया, सरकार को कटघरे में लाने की कोशिश की, सभी हेडलाइन मिले। अगले दिन बीजेपी को लगा होगा चलो यार आज के दिन हमें हेडलाइन बनानी, क्या कहना है, सब्सटेंटिव मोशन बाय निशिकांत दुबे कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो। क्या इस तरह से संसद चलेगा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सदस्यता रद्द हो क्योंकि आपको उनकी बात पसंद नहीं आई? ऐसे क्या, यही तो मैंने कहा ना, ये दुश्मनी की राजनीति बंद होनी चाहिए। निशिकांत दुबे का एक ही मकसद अब पार्लियामेंट में रह गया है, गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करो, और सरकार उनको पूरा फायदा उठाती है। प्रधानमंत्री खुद संसद में बहुत कम आते हैं, यह हकीकत है। राहुल गांधी अपना भाषण देके निकल जाते हैं। इससे संसद कैसे चलेगी? संसद चलेगी जब दोनों विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री, जो भी लीडर ऑफ द लोकसभा एवं संसद में बैठेंगे, सवाल जवाब होगा। ये सब जो परंपराएं थी, जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट आते थे, रोज आते थे, बैठते थे, क्वेश्चन आवर बैठते थे, सवाल लेते थे। ये एक अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना रेपुटेशन बनाया एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो बैठा करते थे।
भले ही वो हर डिबेट में पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन दूसरों की बात सुनते थे एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की एक जिम्मेदारी होती है कि यू ऑल्सो शुड सिट इन पार्लियामेंट, और सरकार और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि जब संसद सेशन चल रहा है, आपको क्या जाने की फॉरेन टूर पर क्या जाने की जरूरत है जब सेशन चल रहा है? टेक पार्लियामेंट सीरियसली। अगर आप पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं लेंगे, तो फिर वो एक अपनी खाप पंचायत की तरह चलाएंगे, तो कैसे चलेगा? जी। तो राजीव, सबसे आखिर में, चूँकि आप तमिलनाडु होकर आए हैं और वहाँ भी कॉन्क्लेव राउंड टेबल किया आपने, सारे नेताओं से मिले आप वहाँ पर, उनसे इंटरव्यू भी किया। तो तमिलनाडु के चुनाव अब जल्दी ही होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब कि च तमिलनाडु में क्या होगा इस बार? देखिए, मैं अब आजकल बहुत बचता हूँ ओपिनियन देने के लिए, खास करके तमिलनाडु जैसे राज्य में। मुझे अभी भी याद है मिलिंद, जितने भी एग्जिट पोल जब जयललिता थी, बीच-बीच में कहते थे जयललिता हार रही है, अंत में जीतती थी। क्योंकि क्या है, वहाँ डीएमके अलायंस और एआईडीएमके अलायंस दोनों का वोट शेयर लगभग एक होता है। 2-3% जिसको ज्यादा मिलता है वो जीत जाते हैं। पिछली बार 5-6% की अच्छी लीड डीएमके अलायंस को मिली थी। इस बार मुझे लगता है कि मामला और टफ हो सकता है, लेकिन आज ही स्टालिन ने एक 5,000 रुपए की नई स्कीम महिलाओं के लिए अनाउंस की है, जो नीतीश कुमार ने बिहार में किया। एक तरह से अब स्टालिन करने लगे। ये भी एक नई परंपरा हो गई है, चुनाव के पहले दे दो पैसे, खास करके महिलाओं के लिए। उसका कुछ हद तक असर हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु में इस बार एक एक्स फैक्टर भी है, एक्टर विजय। मैं उनको मिलने गया था, जो नेता बन गए हैं। अब ये विजय कितने वोट लेते हैं, खास करके युवाओं के, और किसके वोट लेते हैं, ये तय करेगा कि कौन आगे बढ़ता है, डीएमके या एआईडीएमके। मुझे लगता है ये विजय फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार तमिलनाडु में। और जो भी 4 या 5 राज्य जा रहे हैं, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन तमिलनाडु हो सकता है, क्योंकि नए समीकरण भी उभर कर आ रहे हैं। और इसमें ये कहना कि कौन जीतेगा 100% कहना बहुत मुश्किल है। रिमेंबर, डीएमके के इतिहास में उन्होंने कभी रिपीट नहीं किया है, लेकिन कौन जाने, हर इतिहास को कोई ना कोई रिकॉर्ड तो ब्रेक ही कर देता है। सो इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन मुझे लगता है तमिलनाडु में। अगर आप मुझे कहें ये 4-5 राज्यों में कौन सी सबसे कांटे की टक्कर हो सकती है, तो मुझे लगता है तमिलनाडु है। बहुत-बहुत धन्यवाद राजदीप, इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर। उनका ये कहना है कि तमिलनाडु का जो चुनाव है वो सबसे रोचक होगा जितने भी 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें से। लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा था वो था जो संसद में टकराव हुआ है राहुल गांधी और सरकार के बीच में। तो राजदीप का कहना ये था कि ये टकराव अच्छा नहीं है, संवाद होने की ज़रूरत है और कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, मतलब उसको प्रतिद्वंदिता जो है उसको दुश्मनी में बदल गई है। जो सिर्फ़ एक राजनीतिक मतभेद है वो दुश्मनी का स्वरूप ले लिया है, इसलिए कोई बातचीत ही नहीं हो पा रही है। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।